नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन काटने का आरोप लगाते हुए इनेलो और कांग्रेस ने आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार कर ली है। कांग्रेस और इनेलो की ओर से आंदोलन उस स्थिति में किया जाएगा जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल में दावा कर चुके हैं कि राज्य में किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं काटी जा रही है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने दावा किया है कि राज्य में 2 माह के भीतर कम से कम 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। जवानी में रोजगार और बुढ़ापे में आर्थिक मदद यानी कि पेंशन, ये दोनों जिंदगी की अहम जरूरत हैं। प्रदेश की सियासत में रोजगार और पेंशन को ही विपक्ष अपना सियासी हथियार बनाने की ठान चुका है। 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस इन मुद्दों पर 17 फरवरी को और इनेलो 20 फरवरी को पंचकुला में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी बना रहा है। सियासत को और गरमाते देख सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने भी कमर कस ली है और हमलों का जवाब देने को तैयार हैं। इसलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेंशन और कई दूसरी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 34 लाख लाभार्थियों को 1029 से अधिक की आर्थिक सहायता की किस्त जारी कर दी है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत साल पहले एक फिल्म पॉपुलर हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान, यानी ये हर जिंदा इंसान की न्यूनतम जरूरी सुविधाएं हैं। आज वैसा तो नहीं है, क्योंकि तरक्की और खुशहाली के साथ अब कमाई और संसाधन बढ़े हैं, चाहे वो गरीब परिवार ही क्यों ना हो। पर फिर भी स्थायी रोजगार और बुढ़ापे में आर्थिक सहायता यानी पेंशन जरूरी है। इसीलिए प्रदेश की सियासत में अब विपक्ष युवाओं के स्थायी रोजगार और बूढ़ों की पेंशन को मुद्दा बनाकर बजट सत्र में नायब सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। 17 फरवरी को यूथ कांग्रेस पंचकुला में इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। 20 को इनेलो भी, जेजेपी भी तैयारी कर रही है। शहरों के अंदर साफ सफाई का ना होना, शहरों के अंदर डेवलपमेंट नहीं होना, टूटी सड़कों का होना, कहीं पीने का प्रॉब्लम है, कहीं सीवरेज की प्रॉब्लम है और ख़ास तौर से कहीं गरीब आदमियों के कॉलोनियों में जो रहते हैं, कहीं पेंशन काटी जा रही है, कहीं राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। तो उससे जनता परेशान है और जनता परिवर्तन चाहती है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई वेरिफिकेशन और पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र की गलत मैपिंग से हजारों परिवारों की पेंशन और राशन कट गया है। आंकड़े बताते हैं कि कोई 18.5 लाख बीपीएल कार्ड कट गए हैं। वहीं पीपीपी में बहुत परिवारों की आय ज़्यादा दर्शाई गई है, जिससे गरीब परिवार सरकारी कागजों में अमीर बन गए हैं। रोजाना सैकड़ों लोग एक जिले में पेंशन और राशन जुड़वाने पहुंच रहे हैं। इसलिए विपक्ष रोजगार और पेंशन को अपना बड़ा सियासी हथियार बनाकर 20 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है, सियासी हमलों का जवाब देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी मंगलवार शाम को कुछ श्रेणी की पेंशन बटन दबाकर उनके खातों में ट्रांसफर कर देंगे तुरंत। इनमें लाडो लक्ष्मी की आर्थिक सहायता भी शामिल हो सकती है। सरकार भी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। आज नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि वो सब्सिडी भी डाली गई है। मित्रों, आज ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में 101 करोड़ रुपए की
वो सब्सिडी की राशि भी जारी की गई है। गौरतलब है कि राजनीति में यही तो होता है, तू डाल डाल मैं पात पात। यानी अब फिर प्रदेश की सियासत का मीटर तेज दौड़ेगा। बजट सत्र खत्म होगा तो आगे निकाय चुनाव हैं। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र जी आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र जी देखिए, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ इनेलो है, जो कि कांग्रेस 17 फरवरी से अपना प्रदर्शन बड़े स्तर पर शुरू करेगी और वहीं इनेलो भी 20 फरवरी से अपना प्रदर्शन शुरू करने जा रही है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन सवाल हमारा यह है कि रोजगार और पेंशन क्या विपक्ष का हथियार बन पाएगा? देखिए सत्यम, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अक्टूबर 2024 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। मेरे को लगता है संभवतः पहली बार ऐसा है कि 1.25 साल की कोई सरकार हो, 1.25 साल में इतनी सियासत गरमाई हुई। मेरे को लगता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब हुड्डा की सरकार आई थी और तो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था हम 1 साल सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, हम सरकार को छेड़ेंगे नहीं। ऐसे ही बात फिर बीजेपी के टाइम, जब बीजेपी की सरकार आई तो हुड्डा ने भी यही कहा कि हम 1-1.5 साल तक सरकार के कामकाज को देखेंगे, जन कल्याणकारी काम सरकार करेगी, हम साथ देंगे, नहीं तो उसके बाद जनहित में हम बाहर आएंगे। तो अब 1.25 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि सियासत कई महीनों से गरमाई हुई है। अब चूंकि देखिए, पेंशन और रोजगार होता है स्थायी रोजगार जिससे परिवार चलता है, और खास तौर पर अगर युवाओं का रोजगार हो या रोजगार के वायदे हो तो देखिए उनका हक बनता है, उनकी जरूरत भी है। देखिए परिवार को चलाने के लिए स्थायी रोजगार जरूरी है। हरियाणा में सरकार ने रोजगार दिया है। सरकार, मुख्यमंत्री भी कहते हैं 1,80,000 लोगों को हमने, बीजेपी सरकार मतलब 11 साल हो गए, पहले 2 कार्यकाल पूर्व तीसरा है, तो 1,80,000 लोगों को रोजगार दिया। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि ज्यादातर रोजगार जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दिया गया, जिसको टेम्परेरी नौकरी कहते हैं, पक्की नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा भी ये बात कहते हैं। 1,80,000 अगर माना भी जाए, लेकिन स्थायी नौकरियां उनमें कम है। अभी चूंकि जो 2024 के चुनावी वायदा था कि 2 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, पहला साल गुजरा है, उसमें मेरे को लगता है कि 28,000 का कोई आंकड़ा आया था कि 28,000 को युवाओं को नौकरियां दी। लेकिन सवाल यह कि स्थायी रोजगार, रेगुलर जो होते नियमित कर्मचारी हो, ताकि परिवार की या सामाजिक सुरक्षा की चिंता ना रहे। कि दूसरी बात यह है कि अब हम देखते हैं जैसे रोजगार पूरा नहीं है या कोई बेरोजगार है, देखिए जो योग्य है, जो पात्र हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, उनको रोजगार की दिक्कत नहीं, सरकारी में या प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। लेकिन जो औसत वाले या औसत से नीचे रोजगार, तो उनको भी चाहिए, परिवार चलाना है। और रोजगार नहीं जब तक बच्चों की शादियां नहीं होती। लड़की की शादी हो जाएगी क्योंकि उसके लिए कमाना जरूरी नहीं है, लड़के की शादी तब होगी जब उसके पास स्थायी रोजगार होगा या जमीन होगी कि वो भूखा नहीं मरे, परिवार का अच्छा गुजारा चलेगा। एक बात तो ये, बुढ़ापे में देखिए पेंशन आपको सत्यम याद दिलाऊं, 1987 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, जब लोकदल पार्टी थी, इनेलो बाद में बनी है, और बीजेपी के गठबंधन के साथ 90 विधानसभा तब भी थी, आज भी है, 90 में 85 सीटें जीती थी गठबंधन ने, लोकदल और बीजेपी सरकार ने। तब चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था कि मैं जो बूढ़े लोग हैं, और वो मैंने सुना भी, हम बच्चे होते थे, उन्होंने एक रैली में कहा था, किसी आदमी को खड़ा कर दिया, बूढ़े आदमी को, पगड़ी वाले, ताऊ खड़ा हो जा। वो खड़ा हुआ, पूछा तुम कहां से आए हो, उनकी रैली की बात है, उसने कहा मैं फलानी जगह से। कहते देख मरना नहीं है, मेरी सरकार आएगी, क्योंकि हवा बनी हुई थी उस टाइम गठबंधन सरकार की। तो उसने, चौधरी देवीलाल ने यह कहा था बतौर मुख्यमंत्री, देखता हूं मरना नहीं है, मेरी सरकार आएगी, पेंशन दूंगा 100 रुपए पेंशन लेने के बाद मरी हो तो मजाक किया जाता है। तो 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार थी, 100 रुपए से पेंशन शुरू हुई थी। तब आय की सीमा 10,000 रुपए थी, जिनकी 10,000 से नीचे आमदन है उनको सरकार ने पेंशन दी 100 रुपए, और आज बढ़ते बढ़ते देखिए 3,000 थी। आज से मुख्यमंत्री ने कहा कि 3200 का जो बात आती थी कि हम करेंगे, 3200 आज से ऐलान कर दिया। 3200 रुपए हर वृद्ध को, विधवा को और विकलांग और भी जो श्रेणी है जिनके लिए पेंशन लागू है, पात्र लोगों को 3200 रुपए की पेंशन अब लागू हो गई, आज से अगले महीने बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी, आप अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर खटपट की सुगबुगाहट लगातार नजर आती है, यानी कि
हाथ मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बजट सत्र से पहले अब कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है रोजगार और पेंशन को लेकर? मैं आपसे जानना चाहता हूं ये प्रदर्शन कितना कामयाब हो पाएगा, कितना सफल हो पाएगा? सत्य में साफ तौर से बात कहना चाहूंगा कि ये जो दर्द है ये हरियाणा वासियों का दर्द है और पूरी तरह लाजमी मैं इसे मानता हूँ। यही वजह है कि जब आम आदमी दर्द से करहाने लगे तो फिर विपक्ष को ताकत मिलती है। और मैं ये भी पूरी ईमानदारी के साथ कहने की कोशिश करूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ही है जिसकी वजह से इस तरह के फैसले सरकार ले पाने में सक्षम हो रही है और कोई परवाह किसी बात की, ना तो हरियाणा की जनता की और ना ही जो है विपक्षी दलों की, उनके बयानों की कोई चिंता इस वक्त सरकार को नहीं है। वजह क्या है? वजह है वो वक्त, करीब करीब 3.25 साल का वक्त अगर समय से पहले वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करवा दिए जाते तो पूरा का पूरा करीब करीब 3.25 साल का जो वक्त है वो अभी बकाया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि जनता की जो याददाश्त है बेहद कमजोर है और कुछ महीनों का ही जनता चुनाव से ठीक पहले याद रखती है। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि चुनाव से, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे भारत में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर बीपीएल कार्ड बनाए गए तो फिर हरियाणा में बनाए गए। फिर घर घर जाकर उज्ज्वला योजना के फायदे देने की कोशिश की जा रही थी और कैबिनेट मंत्री जो है गांव गांव पहुंचकर जो है प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे थे और गैस सिलेंडर और चूल्हे बांट रहे थे। अब क्या परिस्थिति है जब तीसरी बार सरकार बन गई? अब अगर किसी को विरासत में 100 गज का प्लॉट अगर विरासत में उसने खुद नहीं खरीदा, अगर उसके परिवार से दादा परदादा अगर जो है वो जमीन छोड़ गए और उनके पिता का अगर स्वर्गवास हो गया तो वो नाम है लाजमी तौर पर फिर पिता के नाम यानी अगली पीढ़ी के नाम आएगा। अब उसकी पेंशन काट दी गई, अब उसे अमीर बना दिया गया और ये कहा गया कि आपके नाम तो 100 गज जमीन है। अगर 100 गज जमीन होने से घर चलता तो फिर हर कोई चला सकता था। वो घर रहने के लिए है, कमाने के लिए नहीं है। ये सरकार नहीं समझ पा रही है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जब फसल बेची जाती है, आप मंडी में जाते हैं और फसल को लेकर टोकन काटे जाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है, फसल जो है मंडी में जाती है और आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। मान लीजिए 6 महीनों की मेहनत के बाद आपके जो जमीन के यानी फसल की पैदावार के 1,80,000 रुपए आपके खाते में डाल दिए गए। अब सरकार इसे पूरा विशुद्ध आमदनी मानती है। सरकार ये मानती है कि आपने 1,80,000 रुपए कमा लिए और अगर दोबारा यानी 6 महीने के बाद एक बार फिर से 1,80,000 आ जाते हैं तो आप 3 लाख के पार हो जाते हैं। और 3 लाख के पार होने का मतलब है अब आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। सरकार ये कब समझेगी कि 1,80,000 विशुद्ध आमदनी नहीं है, उस पर खर्चा भी है, उस पर मेहनत भी है, उस पर मजदूरी भी है, उस पर प्रवासी मजदूरों को जो पैसे देकर काम करवाया जाता है वो भी है, जमीन की लागत, जमीन का ठेका, इसके अलावा जो है तेल और बिजाई पर जो खर्च आता है, बीज पर जो खर्च आता है, ये सरकार कब समझेगी कि 1 लाख विशुद्ध आमदनी नहीं है। तो मैं 2 की बात कह सकता हूं कि जिस तरह का सितम इस वक्त जो है हरियाणा की जनता पर चल रहा है, अगर चुनाव नजदीक होते तो ये संभव नहीं था। और आपने देखा भी कि चुनाव खत्म होने के साथ ही देश में सबसे ज्यादा जो बीपीएल कार्ड काटे गए वो हरियाणा प्रदेश के काटे गए। ये क्या था कि चुनाव से ठीक पहले हरियाणा की 75% आबादी बीपीएल कार्ड में चली जाती है और चुनाव जीतने के साथ ही वो सबसे ज्यादा जो बीपीएल कार्ड काटे गए वो हरियाणा में काट दिए गए। ये क्या था? विपक्ष इतना कमजोर था कि जिसका फायदा सरकार उठा रही है और जनता पिसती जा रही है। जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। ठीक है वीरेंद्र सोनी जी, देखिए महेश जी एक बात इससे पहले भी वो हालांकि कह चुके हैं बीपीएल कार्डों को लेकर कि बीपीएल कार्ड बहुत ज़्यादा काटे गए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विपक्ष जिस तरीके से इन मुद्दों को उठा रहा है, रोजगार हो गया और पेंशन का मुद्दा हो गया, अभी बड़े स्तर से इसको लेकर प्रदर्शन भी होने वाला है, आपको क्या लगता है कि हकीकत क्या है? देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो अपनी जनता के को भाजन का शिकार बने। लेकिन अब देखिए, सरकार ने कई ऐसी लोकप्रिय घोषणाएं कर दी जाती हैं और जब व्यवहारिक रूप से लागू होते हैं तो वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। घोषणाएं करते समय लोकप्रियता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब व्यापारिक रूप से लागू होती है तो वित्तीय जो बोझ पड़ता है उसकी कल्पना नहीं होती। अब देखिए कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय बड़ी उदारता से पेंशन भी बनाई जाती है, किसी भी तरह की पेंशन हो बड़ी उदारता से बना दी जाती है, बीपीएल कार्ड बड़ी उदारता से बना दिया जाता है। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही नियम कड़े हो जाते हैं और उनकी जांच शुरू हो जाती है। मतलब जब चुनाव के वक्त तो ये देखा नहीं जाता, चुनाव के वक्त तो वोट लेने होते हैं,
तो वो जब वोट लेने के बाद जो है जी। वो सरकार पर जो वित्तीय बोझ बढ़ता है तो सरकार उस पर अपना बजट का जो प्रावधान करती है, वो बजट के प्रावधान से जब वो बाहर जाता है तो सरकार अपने अधिकारियों को आदेश देती है कि इनकी जांच कराई जाए। उस समय चुनाव के समय तो जांच होती नहीं, चुनाव के समय तो सिफारिश के आधार पर, क्योंकि वोट लेने हैं तो इसलिए नियम भी कड़ाई से पालन नहीं होता। तो उसके बाद जब ये जांच होती है, देखिए सरकार ने हालांकि प्रबंध अच्छे किए हैं। जब पहले की, अब तो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, पहले तो जो अलग ढंग से खा पी जाते थे, अब तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, अब तो सीधा खातों में राशि जाती है। और देखिए अब कई लोग भी ऐसे हैं जो इस चीज का अनुचित लाभ उठाते हैं, लेकिन जो पात्र लोग हैं उनको तो मिलना चाहिए, इनका हक मिलना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पात्र लोगों को भी कई बार वंचित कर दिया जाता है। जो अधिकारी हैं वो नियम के तहत चलते हैं, ये नियम का कड़ाई से पालन होता है, या उनके पास ऐसे दस्तावेज आ जाते हैं। देखिए लोगों ने, किसी ने ऋण लेना है तो ITR भरती, किसी की कोई और मजबूरी है ITR भरती, उसकी आय बढ़ गई, आय बढ़ने के कारण जो है फिर वो उस दायरे में आ जाते हैं, पेंशन कट जाती है। अब इस तरह सरकार ने हालांकि प्रबंध तो किए हैं, लेकिन उसके जो अपात्र लोग हैं, जो वास्तविक उसके हकदार हैं, वो भी वंचित हो जाते हैं। हालांकि जो सेवा विभाग के मंत्री हैं कृष्ण बेदी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि कोई पेंशन नहीं काटेगी। जिनके बिजली के बिल बकाए हैं, कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैला दी जाती हैं, कुछ इस तरह के स्कैम आ जाते हैं कि जिनके बिजली के बिल बकाए हैं उनकी पेंशन काट दी जाती है। तो कई तरह की, हालांकि देखिए सरकार की इच्छा तो ये रहती है कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको मिले, ताकि सरकार की लोकप्रियता बढ़े। कोई भी सरकार अलोकप्रिय नहीं होना चाहेगी कि जनता के में उसके प्रति रोष बढ़े, लेकिन ऐसे कई प्रावधान होते हैं जिसके कारण सरकार को ये पग उठाने पड़ते हैं। और देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष तक ऐसी बातें आई हैं, अभी विपक्ष ये मुद्दे उठा रहा है। इसमें ऐसी बात नहीं कि विपक्ष जो है अनायास ऐसे मुद्दे उठा रहा है या भ्रामक मुद्दे उठा रहा है। ये बात विपक्ष के लोगों तक आई है, लोगों ने शिकायत की है, लोग अब भी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी पेंशन काटी जा रही है। और देखिए कई लोग तो जो अनुचित लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपात्र हैं, लेकिन वो सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। जब उनको इन सुविधाओं में उनकी कटौती की जाती है तो वो हल्ला करते हैं, स्वाभाविक है, वो करेंगे भी। लेकिन जो पात्र हैं, लेकिन पात्रों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जो अपात्र है उनको लाभ मिलना नहीं चाहिए, और अपात्रों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। कई बार कहा था कि उनसे वसूली की जाएगी, बाद में वो छोड़ दिया गया, मामला उनको छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन विपक्ष का काम है, विपक्ष तक ये बातें पहुंची है तो विपक्ष इस तरह से इन मुद्दों को उठाकर सरकार का ध्यान खींच रहा है। देखिए विपक्ष को क्या लाभ मिलेगा, कोई चुनाव तो है नहीं, लेकिन जनता से जुड़ाव पैदा करने के लिए विपक्ष अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए कि जनता के मुद्दे उठा रहा है, सड़क पर आकर संघर्ष कर रहा है और जनता से जुड़ा हो रहा है। तो देखो जनता के मुद्दे तो विपक्ष को उठाने चाहिए। अब सरकार भी कह रही है कि ऐसी कटौती नहीं की गई, तो इस तरह की अगर देखिए आनंद फानन में अब मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरह की आज पेंशन जारी की है तो विपक्ष का दबाव ही है। तो अगर विपक्ष को ऐसा दबाव बनाएगा, जो पात्र लोग हैं वो इस सुविधा से वंचित नहीं होंगे। और हाँ, आप जो अपात्र है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो विपक्ष भी नहीं चाहेगा कि अपात्रों को ये सुविधा मिले, अपात्रों को इससे वंचित किया जाना चाहिए, लेकिन पात्रों को जो उनका हक है वो अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल। देवेंद्र जी, विपक्ष जिन मुद्दों की आवाज उठाने जा रहा है, इसको लेकर सत्ता पक्ष कितना तैयार है जवाब देने के लिए? देखिए सत्यम, दो चीजें हैं, एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं। सिर्फ मैं दो बातें कहूंगा, इस डिस्कशन में आज मौका है। एक तो जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने पेंशन किसी की नहीं काटी, कटी पेंशन उसकी है जिसकी रीवेरिफिकेशन में मान लो किसी की मौत हो गई है तो उसको कैसे पेंशन दे सरकार, ये तो नियम भी है। दूसरा, अगर कोई अपात्र पाए, वेरिफिकेशन होने के बाद पेंशन बनती है और रीवेरिफिकेशन होता है जब उसको फिर जांचा जाता है। तो रीवेरिफिकेशन में अगर ये आता है कि किसी आदमी की, महिला की मौत हो गई है तो वो तो पेंशन लेने का हकदार नहीं, तो नियम भी है, ये प्रोटोकॉल भी है। दूसरी बात, अगर कोई अपात्र है या ये भी है कि हरियाणा छोड़कर चला गया है, बहुत सारे देखिए 23 जिलों में 11-12 जिले औद्योगिक जिले हैं। पहले आपको सत्य में ये बता दूं, मुख्यमंत्री ने कहा है हमने पेंशन किसी की नहीं काटी, हमने तो दायरा बढ़ाया है। पेंशन 100 रुपए तब लागू की गई थी जब चौधरी देवीलाल की सरकार थी 1987 में। 13 और 26 39 साल पहले हरियाणा में 100 रुपए पेंशन शुरू की थी। हरियाणा पहला राज्य था जहां वृद्धों के लिए
चौधरी देवीलाल कहते थे कि बुजुर्ग कम से कम हरियाणा में बीड़ी पीते हैं, बीड़ी के लिए तो मोहताज ना हो, उनको अपने पोतों के लिए कुछ टॉफी दिलानी हो, 100 रुपए पेंशन ये कह के शुरू की थी 39 साल पहले। तब 10,000 रुपए, जैसा मुख्यमंत्री भी कह रहे कि 10,000 सीमा थी, आज हमने सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। मतलब 3 लाख या 3 लाख के नीचे वाले हैं वो पात्र हैं, और हमने काटी किसी की नहीं। जो अपात्र मिला या जिसका निधन हो गया या जो हरियाणा छोड़कर चला गया। दूसरी बात आपको ये बताऊं, सत्यम 23 में से 11 जिले ऐसे हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, पंचकूला। यहां क्या है, बाहर की बहुत सारी लेबर है, लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर। कोई 2 साल रहता है, चला जाता है, यहां से चला जाता है, ठीक है, अदला बदली नौकरी, फैक्ट्री बदलते रहता है। कोई पानीपत का आदमी फरीदाबाद चला गया, फरीदाबाद का आदमी अंबाला चला गया रोजगार के लिए। उस स्थिति में उनकी जो परिवार की जो पेंशन है या जो पेंशन की जो नियम है वो उससे बाहर हो जाते हैं। इस वजह से भी काटी जाती है, क्योंकि 11-12 औद्योगिक शहर है जहां लाखों की तादाद में प्रवासी परिवार हैं। आज वो 3 साल यहां रहते हैं, फिर वो अंबाला चले जाते हैं, यमुनानगर वाला गुरुग्राम चला जाता है। ये समस्या भी है हरियाणा में, जिसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। ठीक है महेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। कम शब्दों में आपका जवाब चाहिए क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विपक्ष एक तरफ कह रहा है कि करीब 2 लाख लोगों की अभी तक पेंशन काटी जा चुकी है, लेकिन वहीं सरकार कह रही है कि हमने इसका दायरा बढ़ाया है। पेंशन उसी की काटी गई है जो अपात्र है, जो रहा नहीं, जिस तरीके से अभी देवेंद्र जी बता रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि आईना सरकार के सामने रखने की जरूरत है और विपक्ष ये काम अब बखूबी करने जा रहा है। देखिए, आंकड़े आप जाहिर कर दीजिए कि चुनाव से ठीक पहले बीपीएल कार्ड हरियाणा प्रदेश में कितने थे और आज की तारीख में कितने हैं। आंकड़े आप जारी कर दीजिए। आप अपने पोर्टल से उसका नाम नहीं हटाएंगे और उसकी पेंशन पर होल्ड लगा देंगे तो क्या ये मान लिया जाएगा कि उसको पेंशन मिल गई? अगर उसको पेंशन मिल गई तो ये गुस्सा, ये नाराजगी क्यों है? और अगर उसे नहीं दी जा रही है तो आपके होल्ड का मतलब क्या है? आपने पोर्टल से नाम डिलीट भी नहीं किया, उसको कुछ दिया भी नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस और इनेलो पेंशन और रोजगार को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है सरकार के खिलाफ। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह प्रदर्शन कितना सार्थक होता है और कितना सफल होता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।